नमस्कार। खेलो इंडिया विंटर्स गेम की कवरेज के लिए हम कश्मीर में हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मयंक श्रीवास्तव। सर, पहले तो बहुत बधाई कि बार बार जो है ये कैंसिल हो रहा था डेट, लेकिन फाइनली गुलमर्ग में विंटर्स गेम का आयोजन हो गया। नहीं, कैंसर होने जैसी स्थिति नहीं थी। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये विंटर गेम्स का स्नो लेग है, तो जब तक स्नोफॉल अच्छा नहीं होता है और इस लायक नहीं हो जाता है कि उसमें स्नो गेम्स कराया जा सके, तब तक थोड़े से इश्यूज रहते हैं। कभी कभी वेदर का ऐसा सिस्टम होता है कि हमें पोस्टपोन करना पड़ता है, लेकिन अभी स्नो अच्छी पड़ी है तो इसलिए सारे गेम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। दूसरे गेम्स कराना और विंटर्स गेम कराना, दोनों में कितना अंतर है, कितनी चुनौतियां हैं? वेल, विंटर गेम के साथ दिक्कत है कि भारत में उसकी जगह कम है, तो इसलिए थोड़ा सा जगह का इशू रहता है। और ये जो जगहें हैं इसमें अभी लार्ज स्केल पे अकोमोडेशन की थोड़ी, जैसे हमारा आइस जो कंपोनेंट है वो लेह में होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा एथलीट हो जाते हैं तो अकोमोडेशन वगैरह की थोड़ी सी समस्याएं होती हैं। थोड़ा ट्रांसपोर्ट का दिक्कत होता है, क्योंकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि यद्यपि ये विंटर गेम है जो आइस गेम्स और स्नो गेम्स है, लेकिन तमिलनाडु तक की टीमें खेलती हैं इसमें जहाँ पे कोई आइस या स्नो नहीं है, तो वो लोगों का ट्रांसपोर्ट भी एक समस्या कभी कभी हो जाती है। और इसके अलावा तो और कोई समस्या नहीं है। फॉर्चुनेटली अब ये दोनों हमारी यूनियन टेरिटरीज जो हैं, लद्दाख और जे.एंड.के, दोनों बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं, तो बाकी जो टेक्निकल कॉन्डक्ट वगैरह है वो बड़े इजी हैं। विंटर गेम्स की अगर बात करें तो इसमें भारत का क्या फ्यूचर है? अगर जो दूसरे देश हैं वो किस लेवल पे हैं, हम कहाँ हैं, हमें अभी और कितना कॉम्पिटिट करना है उस लेवल तक पहुँचने के लिए? अभी हम निश्चित रूप से नए हैं, शैशवावस्था है हमारी, लेकिन ये पांचवा विंटर गेम है, मैं बता दूं आपको। और जो हम लोगों ने प्रतिभाओं का वो देखा है, जो लोगों में ललक देखी है, उदाहरण के लिए लद्दाख में आइस हॉकी बहुत पॉपुलर है और वहाँ पे क्राउड फेचिंग है, मतलब इतनी भीड़ लगती है अगर विंटर जब आइस हॉकी के मैचेस होते हैं तो। और मतलब जैसे आप मेन लैंड में आप जब देखेंगे क्रिकेट के लिए कभी कभी जो इंटरनेशनल मैचेस के लिए भीड़ लगती है, वो आइस हॉकी के लिए, लोकल आइस हॉकी के लिए भीड़ लगती है वहाँ पे। तो ललक बहुत है, टैलेंट बहुत है। हम लोगों को बस थोड़ी सी इसमें एक हम लोग को एक ऑर्डरली वे में कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करते रहना है। जो एथलीट्स हैं उनको उस एज पे आइडेंटिफाई करना है जिस एज के बाद हम उनको नर्चर कर सकें। तो ये प्रक्रियाएं चल रही हैं और जल्दी ही हम इंटरनेशनली बड़े कम्पिटिटिव हो जाएंगे। इस बार एशियन विंटर गेम में, जो कि चाइना में हुआ था, हार्बिन में, वहाँ पे हमारी आइस हॉकी की टीम्स भी गई थी और पहली बार हमने एक जीत भी वहाँ पे दर्ज की है। वो बड़ी बात थी, मतलब जिस हिसाब से हमने अभी शुरू किया है, जिस हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप होना शुरू हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा भविष्य काफ़ी अच्छा है। अच्छा, अगर भारत के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो विंटर्स गेम के लिए क्या भारत अनुकूल है दूसरे देशों की तुलना में? कई से देश है ना जहाँ पे पूरे बर्फ ही बर्फ है। हमारे यहाँ के लद्दाख में है, तो हिमाचल में है, उत्तराखंड में है। नहीं, विंटर गेम के लिए ऐसा कोई बहुत बड़ी, जिन देशों की आप बात कर रहे हैं, एक आध दो देश छोड़ दें अगर, या तीन चार देश छोड़ दें, तो बाकी सब छोटे देश ही हैं। उतना मतलब हमारा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल जो आपने नाम लिया, इनमें बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग करा सकते हैं। इसके अलावा आपको संभवतः नहीं ज्ञात होगा कि आइस हॉकी रिंक जो है वो तो देहरादून में भी है, जहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती है या टेम्परेचर उतना डाउन नहीं होता है, तो आर्टिफिशियली भी आइस हॉकी रिंक बनाई जा सकती है और इसका कार्य तो उत्तराखंड सरकार ने शुरू ही कर दिया है। तो हमारे यहाँ जगहों की कमी नहीं है। और आप तो जानते ही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी कहा है कि गुलमर्ग जो है वो स्नो गेम कैपिटल के रूप में विख्यात हो चुका है। एक अगर स्नो गेम्स की अगर आप बात करें तो आपके जहन में जो सबसे पहला नाम आता है गुलमर्ग का आता है। अगर आप आइस हॉकी की बात करें तो आपके जहन में सबसे पहला नाम लेह का आता है। तो ये जगहें तो ऑलरेडी एक कह लें कि विंटर गेम्स के मक्का के रूप में विख्यात हो ही चुकी हैं। नेशनल लेवल पे तो लोग जानने लग गए हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय मैचों लेवल पे बात करें तो क्या भारत को हम विंटर गेम का हब बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रहा है।
देखिए, स्नो गेम्स के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता नहीं है, केवल मतलब वेदर, केवल स्लोप अच्छे होने चाहिए। तो हमारे पास जो स्केटिंग, स्कीइंग वगैरह के लिए, बहुत सारी जगह हैं। और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है आइस हॉकी और आइस रिलेटेड उसमें, तो वो जगह भी हमारी काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं। बहुत अच्छी आइस हॉकी रिंक हमारे लद्दाख में मौजूद हैं। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि देहरादून और अन्य जगहों पे भी बन रही हैं। एक श्रीनगर में भी बननी है आइस हॉकी रिंक। यूपी बिहार के जो बच्चे हैं जहाँ पे मान लीजिए कि बर्फ़ नहीं है लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि विंटर्स गेम में पार्टिसिपेट करें, तो उनका चयन कैसे होता है और फिर आप कैसे प्रतिभाओं को खोजते हैं, ढूंढते हैं? या फिर अगर कोई चाहता है कि वो विंटर्स गेम में पार्टिसिपेट करे लेकिन वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है, बर्फ़ नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? नहीं, मैं जैसा मैंने आपको बताया कि कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बर्फ़ कभी नहीं पड़ती, लेकिन वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आइस स्केटिंग है, जो लोग नॉर्मल स्केटिंग करते हैं वो लोग आइस स्केटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र ऐसे जगहों के लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है आइस स्केटिंग में। और अभी भी जो स्नो गेम्स हो रहे हैं, स्नो गेम्स में, स्नो माउंटेनियरिंग में महाराष्ट्र के एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है पुरुष वर्ग में। तो मतलब जहाँ बर्फ़ नहीं पड़ रही उसके बावजूद लोग अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत और उसके दम पर मेडल्स जीतते हैं। जहाँ तक उनके चयन का सवाल है, तो जो फेडरेशंस हैं, फेडरेशन और स्टेट मिलकर के ही ये चयन की प्रक्रिया करते हैं। अगर एक ये सवाल थोड़ा-सा संभावनाओं वाला सवाल है, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ आपसे, क्या संभावनाएँ हैं कि विंटर्स गेम ओलंपिक में जो है हम कब तक मेडल जीत पाएँ? ये बहुत मतलब बहुत गेस करने जैसा हो जाएगा। लेकिन हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से एथलीट आ रहे हैं, जिस तरह से इन गेम्स में रुचि डेवलप हो रही है, मतलब हर विंटर गेम में हमारे नंबर ऑफ एथलीट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस तरह से रुचि डेवलप हो रही है, मुझे लगता है कि कम से कम जहाँ तक कम्पिटिटिव होने का सवाल है, तो हम बहुत जल्दी कम्पिटिटिव हो जा रहे हैं। और जैसे ही कम्पिटिटिव होंगे, मेडल आप अस्यूम कर सकते हैं कि किसी भी दिन आ जाएगा। ठीक है। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, खेलो इंडिया मिशन के तहत कैसा काम हो रहा है? आपने अब तक क्या-क्या अचीव किया और क्या-क्या अभी आपकी इन फ्यूचर में योजनाएँ हैं जिस पे आपको काम करना है? खेलो इंडिया भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और इसको बहुत जतन से और बहुत ही सोच विचार करके, बहुत स्टडी करके बनाया गया है। इसके जो वर्टिकल्स हैं, एक वर्टिकल तो आप देख ही रहे हैं जिसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कंपटीशन का भी आशय यही रहता है कि ऐसे कंपटीशन कराए दें जिसमें प्रतिभाओं को हम आइडेंटिफाई कर सकें, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको नर्चर कर सकें। खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट होता है। खेलो इंडिया हमारा एक फिट इंडिया उसका एक कंपोनेंट होता है। इसके अलावा खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। तो इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मिनिस्ट्री स्वयं देखती है, उसमें पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तगड़े लेवल पे आया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक वर्टिकल है खेलो इंडिया सेंटर, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में हम खेलो इंडिया सेंटर एक बनाते हैं। उसका कोच के लिए हम लोग उसकी सैलरी देते हैं और उनको सामान खरीदने के लिए पैसा देते हैं। जम्मू कश्मीर में करीब 100 खेलो इंडिया सेंटर हैं। यद्यपि हमारा एक नियम है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट में एक देंगे, परंतु ये जगह चूँकि थोड़ी दूर दराज है और उसको विशेष प्रोत्साहन के लिए, यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको रीप करने के लिए, यहाँ पे एक एक डिस्ट्रिक्ट में 5-5 भी दिए गए हैं। तो जो अभी नेशनल गेम हुआ है उसमें खेलो इंडिया सेंटर, जो हमारी सबसे मूलभूत इकाई है, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, वहाँ के भी करीब 30 लोगों ने मेडल जीता है। और अगर नेशनल गेम्स की बात करें, तो जो टोटल खेलो इंडिया, जिस खेलो इंडिया एथलीट, खेलो इंडिया सेंटर इत्यादि इत्यादि मिला करके करीब 70% एथलीट खेलो इंडिया से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। इस बार तो बजट भी बढ़ाया है सरकार ने खेलो इंडिया के तहत। या निश्चित रूप से, चूंकि जैसा मैंने बताया कि इसके परिणाम आ रहे हैं। जब हम खेलो इंडिया एथलीट बना रहे हैं या खेलो इंडिया सेंटर डेवलप कर रहे हैं, खेलो इंडिया के अंतर्गत हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं है, आप लोग जैसे जैसे हम लोग आम जनता को ये पता नहीं होता है कि खेल में स्पोर्ट्स साइंस क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, डाइट क्या है, बायोमैकेनिक्स क्या है।
इन सब कंपोनेंट को भी खेलो इंडिया देखता है। हर स्टेट में कम से कम एक खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनता है और उसमें हम पूरे स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन, डाइट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बायोमैकेनिक्स सभी का ख्याल रखते हैं, उसके लिए कंपोनेंट देते हैं। तो एक समग्र विकास खेलों का इसके माध्यम से हो रहा है, जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं। ओलंपिक में भी जिन लोगों ने मेडल जीता था उसमें तो 2 खेलो इंडिया से जुड़े हुए लोग थे। एशियन गेम्स में भी बहुत सारे लोग थे, मुझे एग्जैक्ट संख्या भी याद नहीं है। तो प्रतिभाओं का आइडेंटिफिकेशन, उनका नर्चरिंग ऐसा हो रहा है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे से compete कर पा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ मयंक श्रीवास्तव, जो कि साई के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं। इन सब ने जाना कि भारत में खेलो इंडिया के मिशन के तहत कैसे काम हो रहा है, विंटर्स गेम का भारत में क्या फ्यूचर है और हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए तैयार हैं। बाकी हमारी ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।